तो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे दी बाइजेक्शंस क्या हैं एंड देन बाइजेक्शंस को यूज कहाँ करना है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे बाइजेक्शन के, और देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो बेसिकली जब हमें तीन या तीन से ज्यादा सेट्स को रिलेट करना है तो एक से ज्यादा फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, देन उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, कंपोजिशन डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट होगी। और इस सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके की पॉइंट्स क्या हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, वो सारा इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होगी। बाइजेक्शंस का मीनिंग क्या है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, और वन वन ऑन टू फंक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देखिए सारे, वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ठीक है, बाइजेक्शन अ फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है, यानी कि f इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b सच दैट f को क्या लिखेंगे, सिंपली वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अब यहां पे देखो वन वन है तो वन वन से क्या कंक्लूजन आता है आपके पास, फॉर एवरी x1 एंड x2 belongs to A with x1 not equal to x2 implies f of x1 not equal to f of x2, यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा क्योंकि फंक्शन है, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगा क्योंकि वन वन है। ऑन टू से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ऑन टू की डेफिनेशन से क्या कंक्लूजन लिख रहा है, क्योंकि f a टू b ऑन टू है, इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट, पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, अब इसको लिंक करूंगा डेफिनेशन में, बाइजेक्शन होने से क्या फर्क पड़ेगा। ऑन टू की डेफिनेशन यही होती है, और इसमें ये भी हमने प्रूफ करा हुआ है कि अगर y1 एंड y2 बिलोंग्स टू b लेंगे, ऑन टू है तो y1 का प्रीमेज मिलेगा, y2 का प्रीमेज मिलेगा, तो इंप्लाइज y1 इक्वल टू सम f ऑफ x1 एंड y2 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर आपके पास y1 नॉट इक्वल टू y2 है तो हमने प्रूफ करा हुआ है कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, ये ऑन टू की डेफिनेशन से प्रूफ करा है, और ये वन वन डेफिनेशन लिखी हुई है हमने। तो हम बेसिकली बाइजेक्शन में क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा जो डोमेन है A, इसमें अगर मैं x1 x2 पिक करता हूं तो इसका को डोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगा y1 एंड y2। अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो इंप्लाइज y1 नॉट इक्वल टू y2 होगा। और इसी टाइप से अगर मैं यहां Z1 एंड Z2 पिक करता हूं, Z1 नॉट इक्वल टू Z2, तो Z1 का प्रीमेज समथिंग U1 और Z2 का प्रीमेज U2 जरूर मिलेगा। यहां इमेजेस की बात कर रहा हूं, यहां प्री इमेजेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है। और Z1 नॉट इक्वल टू Z2 है तो कंक्लूजन क्या होगा, U1 नॉट इक्वल टू U2। तो बेसिकली बाइजेक्शन में क्या होता है, ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे जा रहे हैं, और बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस हमेशा मिलता है जो ए में होता है, यानी कि ए के हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा, और बी के हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ए में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा जो आपस में उसको एसोसिएट होगा उसके साथ। तो बेसिकली दोनों सेट के बीच में क्या डिफाइन करने हैं, वन टू वन करस्पॉन्डेंस। इसीलिए यहां पे जो बाइजेक्शन है इट इज ऑल्सो नोन एज अ बाइजेक्टिव फंक्शन और वन टू वन करस्पॉन्डेंस। तो अगर कहीं भी एग्जाम में वन टू वन करस्पॉन्डेंस गिवन है तो इसका मतलब फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है। इसका मतलब ये नहीं कि वन वन फंक्शन की बात कर रहा है, वन टू वन करस्पॉन्डेंस। लैंग्वेज समझिए, वन टू वन करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को को डोमेन पे डिस्टिंक्ट पे लेके जाना है, और को डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डोमेन में डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस होना चाहिए। क्लियर? तो देन इट इज बाइजेक्टिव। तो यहां बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन या वन टू वन करस्पॉन्डेंस का मीनिंग सेम। अब दो सेट के बीच में अगर बाइजेक्शन है तो होगा क्या, अगर f
A to B is a bijection। तो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी वो डिस्कस कर रहा हूं। बाइजेक्शन है तो F A to B 1 1 होगा एंड F A to B on 2 होगा। और अगर F A to B 1 1 है तो हम प्रूव कर चुके हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ A लेसर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। ठीक है, जब ये लेक्चर जब आप सुन रहे हैं तो पिछले लेक्चर आपके क्लियर होने चाहिए। अगर पीछे की चीजें क्लियर नहीं है तो आगे से आगे जाके आपको चीजें हैवी होती रहेंगी। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन है तो हम प्रूव कर चुके हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। लेकिन यहाँ तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों एक साथ है, तो कंक्लूजन क्या गया, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो दो सेट के बीच में जैसे ही 1 1 ऑन टू फंक्शन यानी कि बाइजेक्टिव मिल गया तो ये गारंटी है कि दे हैव सेम कार्डिनलिटी, दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, चाहे वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो किन्हीं दो सेट की पोटेंशियल कार्डिनलिटी, मेनली उसको पोटेंशियल वर्ड यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल को एनालाइज करना है तो इसका पोटेंशियल किससे ज्यादा है, इन्हीं दो क्वांटिटी का पोटेंशियल एनालाइज करना है तो उनके बीच में 1 1 ऑन टू फंक्शंस का यूज किया जाता है। अगर मुझे ये शो करना है कि ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ठीक है, अब फाइनाइट में तो आप देख के बता सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट सेट्स में या आगे जाके अनकाउंटेबल सेट्स आप पढ़ते हैं, ठीक है, उन सेट्स में हमें अगर कार्डिनलिटी को कंपेयर करना है तो डेफिनेटली आपको ये शो करना होगा कि उनके बीच में बाइजेक्शंस है तो दे आर सेम कार्डिनलिटी सेट। तो इस पूरे चैप्टर का यही मोटिव है कि हमें दो सेट की कार्डिनलिटी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेट्स हैं जिनका कार्डिनलिटी सेम है, और वो भी मेनली हमारा डिस्कशन है जो इनफाइनाइट सेट्स हैं उनमें कार्डिनलिटी को कैसे हम इक्वल दिखाएंगे। तो क्लियर है, 1 1 ऑन टू फंक्शन मिलने यानी कि बाइजेक्शन मिलने का मतलब है दे हैव सेम कार्डिनलिटी। तो यहां से कंक्लूजन क्या गया, इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब देखो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, अब सब ने सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ा होगा और ये भी सब लोग जानते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है जेड का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा लार्जर सेट है कौन सा स्मॉलर सेट है, कौन सा लार्जर सेट है कौन सा स्मॉलर सेट है, तो देखने से आपको फील हो रहा है कि एन जो है वो जेड का प्रॉपर सबसेट। लेकिन देखो यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, हम जानते हैं कि इनफाइनाइट एलिमेंट, और यहां भी इनफाइनाइट एलिमेंट। अब ये इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है, एक लार्ज क्वांटिटी, कोई भी लार्ज क्वांटिटी है ना, ये नंबर तो नहीं पता हमें अभी तक, तो ये लार्ज क्वांटिटी कितना लार्ज है ये अगर डिसाइड करना है तो यहां से तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये भी लार्ज क्वांटिटी है ये भी लार्ज क्वांटिटी है। तो इनको अगर कंपेयर करना है कार्डिनलिटी वाइज कि ये जो इन्फिनिटी है और ये जो इन्फिनिटी है सेम है या डिफरेंट है, तो उसके लिए हमें इनके बीच में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस या 1 1 या ऑन टू फंक्शंस यूज करने हैं। कैसे करने हैं, जैसे यहां देखिए सेट ऑफ इंटीजर लिख रहा हूं, यहां पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख रहा हूं, यहां पे आपके पास इंटीजर 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखो इंटीजर्स के मेनली दो पार्टीशन है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। तो आप नेचुरल नंबर के भी दो पार्टीशन कर लो, इवन नेचुरल नंबर को अलग कर लेते हैं, ओड नेचुरल नंबर को अलग कर लेते हैं। तो यहां पे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है, या ओड को नीचे लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 3 5 एंड सो ऑन, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये लिख सकता हूं। अब देखो 0 को मैप कर दो 1 पे, 1 को मैप कर दो 3 पे, 2 को मैप कर दो 5 पे, 3 को मैप कर देते हैं 7 पे एंड सो ऑन। -1 को 2 पे मैप कर दो, -2 को 4 पे मैप कर दो, -3 को 6 पे एंड -4 को 8 पे एंड सो ऑन। ये फंक्शन बना लिया आपने, एफ रूल बना दिया ए जेड से एन पे। कैसा रूल है इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं,
एफ, डोमेन आपका z है, को डोमेन n है, सच दैट f ऑफ n जो इंटीजर है, अगर इंटीजर नॉन नेगेटिव है तो वो ओड नंबर पे मैप हो रहा है। तो n जो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वो कहां मैप हो रहा है, 2n प्लस 1 पे। n को 0 रखेंगे 1, n को 1 रखेंगे 3, n को 2 रखेंगे 5, और अगर n मेरा लेस देन 0 है तो इसको मैं मैप कर रहा हूं -2n पे। n को -1 रखा तो ये क्या चला गया 2 पे, n को -2 रखा तो 4 पे चला गया। ये फंक्शन बन गया आपका। देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहां जा रहे हैं, डिस्टिंक्ट पे, और हर एलिमेंट का प्रीमेज है, तो ये फंक्शन आपके पास क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो 1 1 ऑन टू मिल गया, तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ z जो है इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n। दैट इज जो z में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और n में जो इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो मैं z के हर एलिमेंट को n के एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और n के हर एलिमेंट को z के एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो कार्डिनलिटी वाइज, पोटेंशियल वाइज दे आर सेम सेट। डिफरेंट कहां आते हैं, जब मैं इनको एल्जेब्रिकली एनालिसिस करना चाहूंगा। एल्जेब्रिक एनालिसिस करने का मतलब क्या है, जैसे यहां पे अगर मैं n में प्लस ऑपरेशन डिफाइन कर दूं और z में प्लस ऑपरेशन डिफाइन कर दूं, दो इंटीजर्स को ऐड करोगे इंटीजर आएगा, दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे नेचुरल नंबर, तो यहां भी अभी एडिशन पे ये क्लोज है। लेकिन अगर मैं यहां पे माइनस नेगेटिव डिफाइन कर दूं, इनवर्स प्रॉपर्टी, n विद नेगेटिव और z विद नेगेटिव, अब देखो दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर आएगा, लेकिन दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस नेचुरल नंबर नहीं हो, और मे नॉट बी। तो यहां जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं, एज अ स्ट्रक्चर अगर बात करूंगा तो z में मेरे पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है। z अंडर एडिशन आगे जाके पढ़ेंगे कि एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। तो जब मुझे इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज यूज करनी है, एल्जेब्रा यूज करना है या कहीं भी यूज करना है एज अ ग्रुप, तो z के पास पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू n। लेकिन अगर मुझे काउंटिंग के बेस पे यूज करना है, अगर मुझे ये करना है कि इनको काउंट करना है, तो काउंटिंग कहीं भी करना है तो वहां n यूज करो या z यूज करो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो जहां भी कार्डिनलिटी और काउंटिंग का कंसेप्ट आएगा वहां हम इस चैप्टर का मेनली यूज, आई थिंक यहां तक क्लियर है ये। तो आज के बाद हम क्या लिखेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ n, नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी हमेशा किसके को बोला, कार्डिनलिटी ऑफ z के। ये इसी टाइप से हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आई थिंक डेफिनेशन ऑफ बाइजेक्शन क्लियर है, मीनिंग क्लियर है उसका। जैसे एक और एग्जांपल ऐड करते हैं, तो आपके पास a जो है वो सेट ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, आगे बहुत जगह यूज होने वाले हैं। और b डिफाइन कर रहा हूं रियल लाइन, ठीक है, और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ x विच इज sin x बाई cos ऑफ x, ठीक है। अब देखो पहले मैं आपका डोमेन जो है वो a है और को डोमेन b है, ठीक है। तो यहां पे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये π/2 लाइन है, ये -π/2 लाइन है, ठीक है। और tan x के बारे में जानना है तो पहले sin x के बारे में और cos x के बारे में लिख लेते हैं। sin ऑफ x ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ये आपके पास -π/2 पे वैल्यू -1, π/2 पे इसकी वैल्यू 1। और यहां अगर मैं cos ऑफ x की बात करूं तो ग्राफ ये होता है, दिस इज π/2 पे वैल्यू 0, -π/2 पे भी 0, ठीक है। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पे बात करता हूं तो साइन वैल्यू 0, cos वैल्यू 1, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे अगर बात करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। x को अगर मैं π/2 की तरफ टेंड करवाता हूं तो साइन वैल्यू कहां गई 1 पे और cos वैल्यू कहां गई 0 पे, और दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो
तो 1/0 यानी कि ओवरऑल वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ। और इसमें भी आप देखोगे ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है और न्यूमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू इंक्रीज ही करेगी। तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर गई, ठीक है। और जब मैं यहां इस डायरेक्शन में बात करूंगा या इस डायरेक्शन में बात करता हूं, यहां से इस साइड जा रहा हूं, तो आपका ये वैल्यू 1 मिनट, हाँ जी, जब मैं -π/2 पे जा रहा हूं तो साइन वैल्यू -1 पे जा रही है, कोस वैल्यू 0 पे टेंड कर रही है, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू कहां जाएगी, ये -1 पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी कहां टेंड करने वाली है, -∞ पे। तो ये आपका tan ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। और ये ग्राफ आगे सेम रिपीट होगा क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन भी रिपीट होंगे, पीरियोडिक फंक्शन है, उसी टाइप का बिहेवियर आएगा, तो सिमिलरली ग्राफ रिपीटेशन में आएगा। और ये ग्राफ बहुत जगह यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे हम जो पासिंग थ्रू y एक्सिस है, वो एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है इसको, यानी कि फंक्शन 1 है। 1 की डेफिनेशन क्या थी, एवरी लाइन पासिंग थ्रू y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्ट एट मोस्ट वंस, तो एट मोस्ट वन वाला कंसेप्ट क्लियर है। और ऑन टू के लिए एटलीस्ट 1, यहां पे एग्जैक्टली वंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, क्लियर है। तो अब आपके पास मैंने क्या फंक्शन बना दिया, f, कहां से डिफाइन है, -π/2 से π/2, टू कहां पे, r पे, रियल लाइन पे, सच दैट f ऑफ x कौन सा फंक्शन है, tan ऑफ x, और ये फंक्शन कैसा बन गया, 1 एंड ऑन टू। तो आपके पास जो -π/2 टू π/2 है, एक ओपन इंटरवल है, ये क्या हो गया, इस इसका जो कार्डिनलिटी है इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ r। तो अगर मैं कार्डिनल, यहां भी देखो कार्डिनलिटी वाइज अगर बात करूंगा तो ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम कार्डिनलिटी का है। अगर मैं लेंथ वाइज बात करूंगा तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन सेगमेंट है, तो इस सेट का लेंथ फाइनाइट है क्योंकि फाइनाइट लेंथ का इंटरवल है, ये इनफाइनाइट लेंथ का इंटरवल है। तो अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी देखूंगा, लेंथ के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, तो एक लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है, कार्डिनलिटी वाइज दे हैव सेम प्रॉपर्टी। तो ये इनका जो पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू कार्डिनलिटी वो सेम है। तो यहां हमारा पहले चैप्टर का मोटिव यही है, ठीक है। उसके बाद इनकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी देखनी है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी देखनी है, तो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी देखनी है तो वहां ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी यूज होता है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी देखनी है तो वहां अलजेब्रा यूज होता है। तो सेट थ्योरी में अलग अलग कंसेप्ट्स आगे ऐड ऑन होते रहेंगे कि हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है। अभी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कार्डिनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो जो ये ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 है और रियल लाइन है, दे आर सेम कार्डिनलिटी सेट, उनका पोटेंशियल कार्डिनलिटी वाइज दे हैव सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया। अब ये जो मैंने यहाँ टेक्निक यूज करी, इसको 1 यूज ऑन टू बाइजेक्शन प्रूफ करने के लिए, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ बाइजेक्शन, एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट वंस, क्योंकि वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को इंटरसेक्ट एक बार करती है तो वो फंक्शन डिफाइन हो जाता है, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार इंटरसेक्ट कर रही है तो वो ऑन टू फंक्शन एट मोस्ट वंस। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एट मोस्ट 1 इंटरसेक्ट करती है तो 1 हो जाएगा, और वर्टिकल लाइन एट मोस्ट 1 इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि f अगर फंक्शन है फ्रॉम a टू b, और अज्यूम कर रहे हैं कि a और b यहाँ पे सबसेट ऑफ r है, r के सबसेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रियल लाइन पे रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। बाकी अगर c में जाएंगे तो दो अलग अलग प्लेन में रिप्रेजेंट करना होगा, a को x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, b को y एक्सिस पे। फंक्शन बाइजेक्टिव है,
तो बाइजेक्टिव है तो 1 की डेफिनेशन क्या थी, एवरी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट मोस्ट वंस, ये डेफिनेशन थी। एवरी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन इंटरसेक्ट द कर्व एट मोस्ट वंस, और ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी, एटलीस्ट वंस। तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी, एवरी लाइन पासिंग थ्रू B एंड पैरेलल टू, ये पैरेलल का नोटेशन है, A इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, 1 के लिए एटमोस्ट 1, ऑन 2 के लिए एटलीस्ट 1, यानी कि एग्जैक्टली 1। तो देन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन बहुत जगह यूज करनी है, तो आई थिंक क्लियर है ये ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन। तो अब कुछ क्वेश्चंस पे आता हूं पहले मैं। ये क्वेश्चन नेट जीआरएफ दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। आपको x एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट दिया हुआ है, ठीक है, और y क्या दिया हुआ है, एक सेट है जिसमें f इनवर्स 0 है, यानी कि 0 की इनवर्स इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू सम फंक्शन f, और f कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन x। तो यहां पहला टास्क होता है कि क्वेश्चन को समझना कैसे है। अगर आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझा गया, क्वेश्चन का मीनिंग समझा गया, बहुत सारे लोगों को यही नहीं समझा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, y इनका कलेक्शन है f इनवर्स 0, यानी कि 0 की जो इनवर्स इमेज आएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन f, और f कहां से डिफाइन है, x टू r एनी फंक्शन। अब यहां पे वेरी कौन कर रहा है, f वेरी कर रहा है। हर f के रेस्पेक्ट में जो 0 का प्री इमेज होगा वो हमें डिसाइड करना है, और x हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, फाइनाइट सेट। तो इसमें x1 x2 अप टू सम xn एलिमेंट होंगे, नॉन एम्प्टी है। इसको मैप कहां करना है, रियल लाइन पे, और कोई जितने भी पॉसिबल फंक्शन है वो सारे डिफाइन कर सकते हैं। तो कितने फंक्शन हो सकते हैं, इनफाइनाइट फंक्शन हो सकते हैं, क्योंकि x1 के लिए इनफाइनाइट चॉइसेस हैं, x2 के लिए इनफाइनाइट चॉइसेस हैं। हमें वो फंक्शन चाहिए, हर फंक्शन के रिस्पेक्ट में f0 की जो प्री इमेजेस है। तो पहला फंक्शन ऐसा हो सकता है कि इन सबको किसी भी अल्फा i पे मैप करें और अल्फा i सारे क्या हो जाए, नॉन जीरो, तब भी फंक्शन बनेगा। तो उस केस में f इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि f इनवर्स 0 का मीनिंग क्या है, पहले वो डिफाइन कर लेते हैं। f इनवर्स 0 का मीनिंग क्या है, हाँ जी, a बिलोंग्स टू x सच दैट fa इक्वल टू 0। तो वो सारे x के एलिमेंट जो 0 पे मैप हो रहे हैं, तो डेफिनेटली f इनवर्स 0 जो आएगा वो सबसेट ऑफ x आएगा। अब ऐसा हो सकता है कि कोई भी एलिमेंट 0 पे ना मैप हो, तो उसके इसमें f इनवर्स 0 हो जाएगा। कोई एक एलिमेंट x1 0 पे जाए, बाकी सारे नॉन 0 पे जाए, तो उसके इसमें f इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, सिंगलेटन x1। x2 को 0 पे मैप कर सकता हूं, बाकी नॉन 0 पे मैप कर सकता हूं, तो उसके इसमें सिंगलेटन x2। तो यानी कि यहां से सिंगलेटन सबसेट ले लो, उनको कहां मैप कर दो, 0 पे, बाकी सबको नॉन 0 पे मैप कर दो, तो उसके इसमें 0 का प्री इमेज क्या आ जाएगा, सिंगलेटन सेट आ जाएगा। यहां से कोई भी एक सबसेट पिक किया 2 एलिमेंट का, ठीक है, x1 एंड x2, इन दोनों को 0 पे मैप कर दिया, बाकी सबको नॉन 0 पे मैप कर दिया। तो यहां f इनवर्स 0 क्या आ जाएगा, x1 x2, 2 एलिमेंट मिल जाएंगे। इसी टाइप से 3 एलिमेंट्स का सबसेट ले लो, उनको 0 पे मैप कर दो, तो वो भी एक फंक्शन मिलेगा। तो वहां इनवर्स इमेज क्या जाएगा, वो सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट है। तो बेसिकली इसके लिए क्या चॉइसेस है, इट कैन बी एम्प्टी सेट, इट कैन बी एनी सिंगलेटन सेट, इट कैन बी एनी सेट विद 2 एलिमेंट्स एंड सो ऑन। और बेसिकली f इनवर्स 0 कैन बी एनी a, और a कैन बी सबसेट ऑफ x। तो बेसिकली मैं करूंगा क्या, एक फंक्शन बना सकता हूं, ये मेरा x है,
उसमें से ये ए पिक कर लिया और ये ए कॉम्प्लीमेंट पिक कर लिया। इस ए के सारे एलिमेंट को कहां मैप कर दो, 0 पे, और ए कॉम्प्लीमेंट को 1 पे मैप कर दो, फंक्शन बन गया। इस केस में एफ इनवर्स 0 क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, विच इज अ सबसेट ऑफ है। और हर ए के लिए ये कर सकता हूं। तो बेसिकली एफ इनवर्स 0 कैन बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। तो इंप्लाइज y क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ x। जितने भी पॉसिबल सबसेट है सबका कलेक्शन आ जाएगा। तो इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ y क्या हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ x हो गया, विच इज 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। और x में फाइनाइट एलिमेंट है, x में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, फाइनाइट। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि y इनफाइनाइट फॉल्स हो गया, सेकंड डायरेक्टली ट्रू हो गया, थर्ड कह रहा है कि देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन x एंड y। यहां n एलिमेंट है तो यहां कितने हैं, 2 की पावर n। ये नंबर इससे हमेशा लेस होगा, तो इनके बीच में बाइजेक्शन कभी नहीं बना सकते। देयर इज अ सर्जेक्टिव मैपिंग, तो यहां n एलिमेंट है, ये लेस देन 2 की पावर n है, तो ऑन टू फंक्शन कभी नहीं मिलेगा। 1 ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर a का कार्डिनलिटी b से लेस है तो a से b पे ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकते। तो यहां से आंसर क्या हो गया, ओनली बी ऑप्शन। क्लियर है? हाँ जी, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है जो सबसेट्स के बेस पे क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपका सितंबर 2022 का क्वेश्चन है। एक ए सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से लेके 10 एलिमेंट्स हैं, बी सेट दिया हुआ है जिसमें 41 से लेके 50 एलिमेंट्स हैं, और एस जो सेट ऑलरेडी दिया हुआ है जिसमें 1 से लेके 100 तक एलिमेंट्स है। आपको एक सबसेट चाहिए एक्स ऑफ एस। क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस which have non-empty intersection with both A and B। तो मुझे X सबसेट ऑफ S चाहिए such that X का intersection with A is non-empty and X का intersection with B is also non-empty। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब A के कुछ एलिमेंट इसमें आएंगे। वो कुछ कितने हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 और एटमोस्ट कितने 10, यानी कि ए का कोई एटलीस्ट एक सबसेट एक्स में जाना चाहिए। इसी टाइप से बी का कोई ना कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट एक्स में जाना चाहिए। तो डेफिनेटली क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक्स मुझे सबसेट ऑफ एस चाहिए सच दैट देयर एग्जिस्ट सम a1 एंड b1 विद a1 इज अ सबसेट ऑफ a, या इसको ऐसे लिख लेते हैं such that there exists a non-empty A1 subset of A and non-empty B1 subset of B with A1 जो होना चाहिए वो कंटेन्ड होना चाहिए X में एंड B1 भी कंटेन्ड होना चाहिए X में, तभी तो ये इंटरसेक्शन आपका नॉन एम्प्टी आएगा। A के कुछ एलिमेंट्स हैं, जो कुछ एलिमेंट है उनको नाम दे दो A1, B के कुछ एलिमेंट जो X में जा रहे हैं उसको क्या नाम दे सकता हूं, B1। तो मुझे ऐसे एक्स के सबसेट चाहिए जिसमें ए का कोई सबसेट मिल जाए और बी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट मिल जाए। यही होना चाहिए, ए का भी नॉन एम्प्टी और बी का भी नॉन एम्प्टी, ऐसे सबसेट चाहिए। तो मैं ए और बी के सबसेट तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर रहा हूं, और एस के सबसेट चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, तो एक डिफाइन कर रहा हूं कैपिटल वाई, एस माइनस ए यूनियन बी। तो मैंने ए और बी के एलिमेंट बाहर कर दिए पहले। इंप्लाइज सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ y क्या आ जाएगा, S में 100 एलिमेंट है, A में 10, B में 10 और डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ y क्या आ जाएगा 80। अब कोई भी एक x1 पिक कर लो विच इज अ सबसेट ऑफ S, एंड एक नॉन एम्प्टी A1 पिक कर लो सबसेट ऑफ E, एंड एक नॉन एम्प्टी B1 पिक कर लो विच इज अ सबसेट ऑफ B, और डिफाइन कर लो x विच इज x1 यूनियन A1 यूनियन B1। तो A1 इस x में चला जाएगा, B1 इस x में चला जाएगा, तो यानी कि इस x का A के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, इस x का B के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, क्योंकि कुछ एलिमेंट आ गए। तो डेफिनेटली ये किसका सबसेट होगा, S का। ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। और इसके लिए कितनी चॉइसेस है, x1 के लिए S के
y के सबसेट्स हैं। तो यहां से x1 के लिए कितनी चॉइसेस है, y में कितने एलिमेंट है 80, और उसके कितने सबसेट होंगे 2 की पावर 80। a1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, a1 नॉन एम्प्टी है और a का सबसेट है, a में कितने एलिमेंट है 10, b में 10, तो इसके लिए चॉइसेस है 2 की पावर 10 -1, ये ध्यान रखना -1 क्योंकि नॉन एम्प्टी है। p1 के लिए अगेन 2 की पावर 10 -1, तो इस x के लिए चॉइसेस, तो इंप्लाइज x के लिए कितनी चॉइसेस बची 2 की पावर 80 इंटू 2 की पावर 10 -1 होल स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो सी आंसर शुड बी। अब इस क्वेश्चन को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, जैसे आप सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर देते हैं, तो यहां डिस्कार्ड करने का ऑप्शन नहीं है। अगर प्रूफ करना आता है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, अगर प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। क्लियर है? जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2019 में, और डायरेक्टली जो हमने इंफॉर्मेशन डिस्कस करी है उसी के बेस पे एफ फंक्शन दिया हुआ है आर से आर पे, देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, नॉट 1 1 कब होता है, पहले 1 1 की डेफिनेशन रिकॉल करते हैं, every line passing through codomain parallel to domain intersect the curve at most once। 1 1 नहीं है तो कोई ना कोई एक लाइन मिलेगी जो कर्व को एटलीस्ट ट्वाइस इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो the graph of f intersect some line parallel to x axis at least twice, पहली डेफिनेशन ट्रू हो गई। f is 1 1, 1 1 है तो every line intersect the graph at most one which is parallel to x axis। 1 1 if a graph of f intersects any line to the parallel to x axis at most once, true होगी डेफिनेशन। on to की डेफिनेशन क्या है, any line parallel to x axis intersect the graph at least once, वही यहां दिया हुआ है। ओके, यहां मिसिंग है, यहां ऐड कर लो at least one, parallel to x axis in at least once, ये आया हुआ है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन भी आपका ट्रू हो जाएगा। नॉट सब्जेक्टिव, तो अगर सब्जेक्टिव है तो हर लाइन एटलीस्ट 1 इंटरसेक्ट करनी चाहिए, नॉट सब्जेक्टिव है तो देयर एग्जिस्ट अ लाइन व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, और वो क्या होनी चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये भी ट्रू है। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब वो अगर आपको लॉजिकली पता है तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दोगे। और ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 में, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ, जो कहां से डिफाइन है, रैशनल नंबर से रियल लाइन पे, सच दैट जीरो को उन्होंने जीरो पे मैप कर दिया है, और एफ अगर मेरे पास p बाई क्यू टाइप का एलिमेंट है तो उसको मैप किया p एंड 10 टू द पावर q। इस फंक्शन को वेरीफाई करना है 1 1 एंड ऑन टू। तो सबसे पहले कोडोमेन मेरा रियल नंबर है, p मेरा कहां से आएगा, z से आएगा, q मेरा नेचुरल नंबर होगा क्योंकि p बाई क्यू रैशनल नंबर है, इंप्लाइज p बाई 10 टू द पावर q डेफिनेटली क्या होगा, q होगा, तो इंप्लाइज f ऑफ p बाई q, मैं रेंज आइडेंटिफाई कर रहा हूं, वो कहां जा रहा है, q में जा रहा है, तो इंप्लाइज f ऑफ q जो रेंज सेट आएगा वो सबसेट ऑफ q आएगा, इंप्लाइज जो रेंज है f ऑफ q नेवर इक्वल टू r, और रेंज r के इक्वल नहीं है तो इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। सिमिलरली 1 1 चेक करना है तो एक तो है तुक्के मारते रहो, दूसरा है डेफिनेशन अप्लाई करो, तो टारगेट करोगे डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन से कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आपको समझ आ जाएगा कि प्रूफ करना है या डिसप्रूफ करना है। बहुत लोग आपको बता देंगे कि पी और क्यू ये पिक कर लो, 1 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पहले डेफिनेशन लगाओ। 1 1 कैसे चेक करते हैं, इफ f ऑफ p बाई क्यू इज इक्वल टू f ऑफ r बाई s, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, हमें प्रूफ करना है इमेजेस सेम इंप्लाइज एलिमेंट सेम, तो 1 1, अगर ऐसा नहीं होगा तो 1 1 डिस्कार्ड हो जाएगा।
implies p upon 10 to the power q is equal to r upon 10 to the power s। क्या यहां से गारंटी आएगा कि p by q इक्वल टू r by s? ये आइडेंटिफाई करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फंक्शन नॉट 1 1, अगर ऐसा हो गया तो 1 1। तो जैसे मैंने p इक्वल टू 10 पिक कर लिया और q इक्वल टू 1 पिक कर लिया, तो f ऑफ, देखो इसको मैं 1 बना रहा हूं, f ऑफ p by q क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको भी 1 बना लो, लेकिन इससे डिफरेंट पिक करना है, तो इसको 10 स्क्वायर या 10 क्यूब बना दो, 10 स्क्वायर या 10 क्यूब। तो r इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ले लो और s इक्वल टू 3 ले लो, तो 10 क्यूब अपॉन 3 क्यूब आ जाएगा। तो f ऑफ r बाई s वो भी क्या आ गया? 1। लेकिन p बाई q क्या है मेरे पास? 10 है, एंड r बाई s क्या है मेरे पास? 10 क्यूब बाई 3 है। दीज आर नॉट इक्वल, तो p बाई q नॉट इक्वल टू r बाई s इम्प्लाई एंड f ऑफ p बाई q इक्वल टू मेरे पास क्या गया? f ऑफ r बाई s implies f is not 1 1। clear? so this function is neither 1 1 nor on। तो मोटिव क्या होना चाहिए क्वेश्चन करने का? जितने भी आपके पास किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रूफ करना स्टार्ट करो। जब आप प्रूफ करोगे तो आपको लॉजिक मिलेंगे कि कैसे मैं प्रूफ कर पा रहा हूं, कैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। ये नहीं कि किसी ने बता दिया कि पी ये ले लो, क्यू ये ले लो, तो ये 1 1 फेल हो जाएगा। इतना रट के नहीं बैठना है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो क्या करोगे? प्रॉब्लम है ना। चलिए, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नेट जेआरएफ दिसंबर 2017। अगेन आपको 1 1 ऑन टू फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। फंक्शन कहां से डिफाइन किया गया है? एफ जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि होल नंबर का सेट दिया हुआ है यहाँ पे, जेड ग्रेटर देन 0 क्रॉस जेड टू जेड सच दैट एफ ऑफ एन कोमा एम, कहां मैप हो रहा है? एफ ऑफ एम कोमा एन, ये मैप हो रहा है 2 की पावर n एंड 2n प्लस 1, और वेरीफाई करना है कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं। तो पहले तो 1 1 की डेफिनेशन लगा लेते हैं। एफ ऑफ एम एन इक्वल टू एफ ऑफ आर एस, मान लेते हैं कि इमेजेस सेम है, लेट, तो इम्प्लाइज 2 की पावर m इक्वल टू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर r एंड 2s प्लस 1। यहां से 2 की पावर m माइनस r इक्वल टू 2s प्लस 1 बाई 2n प्लस 1। ये क्लियर है? अब देखो ये जो होगा वो 2 या 1/2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि m और n क्या है? इंटीजर और होल नंबर्स, इनका डिफरेंस कोई इंटीजर आएगा, तो ये 1/2 या 2 के पावर में होगा। ये नंबर ओड है, ये नंबर ओड है, ओड नंबर का रेशियो दिया हुआ है, तो ये कभी भी 2 या 1/2 फॉर्म में नहीं हो सकता। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये क्वांटिटी 1 और ये क्वांटिटी 1। ये क्वांटिटी 1 कब आएगी? जब m इक्वल टू r, और ये क्वांटिटी कब 1 आएगी? जब s इक्वल टू n हो जाएगा। तो इंप्लाइज mn किसके इक्वल हो जाएगा? r कोमा s के। तो इमेजेस सेम इंप्लाइज एलिमेंट सेम, इंप्लाइज f क्या हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया। क्लियर? ऑन टू के लिए अब देखो रेंज कैसा है और कोडोमेन क्या है। कोडोमेन इंटीजर है। अब रेंज डिसाइड करना है। रेंज में ये नंबर जो है ओड नंबर है और ये 2 की पावर में है, तो डेफिनेटली ये नंबर कभी 0 नहीं हो सकता, ये नंबर कभी 0 नहीं हो सकता, तो 0 तो डेफिनेटली रेंज में नहीं आना। तो इंप्लाइज क्या हुआ? देयर डज नॉट एग्जिस्ट m, n belongs to z greater or equal to 0 cross z such that f of mn is equal to 0, यानी कि 0 का प्रीमेज नहीं मिल रहा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि f is not on to। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 है, on to नहीं है, तो आंसर तो मिल गया B। अब आप लोग यहां क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं और खुश हो जाते हैं कि मेरा प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। यहां नहीं, यहां आपको लर्निंग क्या करना है। यहां तक तो हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम चेंज करके दे दूं, मान लो फंक्शन आपको यही दे दिया z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्रॉस z
टू जेड स्टार, यहां जीरो प्रॉब्लम कर रहा था, अब मैंने क्या डिफाइन कर दिया, जेड स्टार। तो क्या ये ऑन टू बनेगा, 1-1 बनेगा? 1-1 तो डेफिनेटली है, प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब फंक्शन क्या है, कहां से, z ग्रेटर और इक्वल यानी कि होल नंबर क्रॉस z टू जेड स्टार सच दैट f ऑफ mn इक्वल टू 2 की पावर m एंड 2n+1। डेफिनेटली ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि f इज 1-1, क्योंकि कोडोमेन को छोटा करने से 1-1 की डेफिनेशन फेल नहीं करेगी। डोमेन चेंज करेंगे तो 1-1 की डेफिनेशन फेल कर सकती है, कोडोमेन चेंज करने से 1-1, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट पे जा रहे थे, जिनका प्रीमेज नहीं था उनको हटा दोगे तो फर्क नहीं पड़ना। तो 1-1 तो ऑलरेडी है, ऑन टू है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, कोई भी k बिलोंग्स टू जेड स्टार लिया तो k नॉन जीरो एलिमेंट है। अब देखो k या तो इवन होगा या k ऑड नंबर होगा। अगर k ऑड नंबर है तो ये कैसा होगा, 2r1+1 टाइप का होगा, और ये किसका इमेज मिल जाएगा, f ऑफ 0,r1 का इमेज मिल जाएगा। तो अगर k कोई ऑड नंबर है तो वो किसका, उसका प्री इमेज क्या है, 0,r1 टाइप का है। तो यहां प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या चाहिए, हर एलिमेंट का प्री इमेज। k अगर इवन नंबर है तो ये क्या होगा, 2 टाइम s टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो s है, s पे भी तो सेम रिस्ट्रिक्शन होगा, या तो ये ऑड नंबर होगा या ये इवन नंबर होगा। अगर s ऑड नंबर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2r2+1, और ये किसका इमेज है, f ऑफ 1,r2 का, तो इसका भी प्री इमेज मिल गया, यानी कि 2 इंटू s टाइप का अगर एलिमेंट है। अगर ये इवन हो गया s तो ये क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू सम s1 आ जाएगा। s अगर इवन है तो 2 इंटू s1 टाइप का होगा, तो 2 स्क्वायर आ गया। फिर यहां पे सेम इंडेक्स लगा दो, ये अगर ओड है और ये इवन है तो अगेन ये कैसा मिल जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 2r3+1 टाइप का, इसका प्री इमेज मिल जाएगा। और यहां पर वही 2 क्यूब इंटू s2 टाइप का, एंड सो ऑन, कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट करेगा। इसका मतलब यहां जब मैं जाऊंगा तो ये 2 की पावर सम n टाइप का होगा, और अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये 2 की पावर n इंटू 2m+1 टाइप का होगा। तो यहां से एक नई लर्निंग विधि, मेरे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसमें से मैं 0 अलग कर सकता हूं, यूनियन उसमें 2 की पावर n टाइप के एलिमेंट अलग कर सकता हूं, यूनियन उसमें से 2 की पावर n इंटू 2m+1 टाइप के एलिमेंट अलग कर सकता हूं, ठीक है। यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स का मैं एक पार्टीशन डिफाइन कर सकता हूं, इस टाइप का पार्टीशन पढ़ चुके हैं ना। इसी टाइप से z को मैं ये भी लिख सकता हूं 2z, इवन इंटीजर अलग कर लिए, ठीक है। यूनियन जो ओड इंटीजर है 2z+1, उनको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। वो कैसे होंगे, 2 की पावर n इंटू 2m+1 टाइप के या 2m+1 टाइप के, सॉरी वेट, जो ओड इंटीजर है वो अलग हो गए। वो कैसे हो गए आपके पास, डायरेक्टली ओड इंटीजर किस टाइप के हैं, 2n+1 टाइप के, और ये जो इवन इंटीजर हैं उनको मैं कैसे लिख सकता हूं, या तो 2 की पावर n टाइप के होंगे या 2 की पावर n इंटू 2m+1 टाइप के होंगे। तो मैं इवन इंटीजर का फर्दर पार्टीशन कर सकता हूं 2 पार्ट में, क्लियर। तो ये सारी चीजें आगे पूछी जाएंगी, जैसे आगे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कितने पार्टीशन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आप प्रूफ कर पाएंगे कि इनफाइनाइट पार्टीशन, क्लियर है। तो अगर ये फंक्शन यहां से यहां पे है तो हर एलिमेंट का प्रीमेज है, तो दिस इज f इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। और दो सेट के बीच में 1-1 ऑन टू फंक्शन मिल गया, तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ
जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्रॉस z है, इसका जो कार्डिनलिटी है वो किसके इक्वल हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ z के इक्वल हो गया, क्योंकि बाइजेक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो बाइजेक्शन मिलने का मतलब क्या है, दे हैव सेम कार्डिनलिटी, और इसी फंक्शन का यूज करके बहुत सारी प्रॉपर्टी अब ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। सो ये क्वेश्चन आपका जून 2013 में आया हुआ है। ए में 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी में 5 एलिमेंट दिए हुए हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस चाहिए ए टू बी। कितने होते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, दैट इज 5 टू द पावर 3 विच इज 125। तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 243, डेफिनेटली ये फॉल्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वन वन फंक्शन कितने होते हैं, ए में अगर n एलिमेंट है, बी में m एलिमेंट है, तो फॉर्मूला ड्राइव करा हुआ है mcn इंटू n फैक्टोरियल। m क्या आपके पास 5 और n क्या आपके पास 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया आपके पास 60। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहां ट्रू हो गया, डी ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स हो गया। क्लियर? में हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और उसकी मेन प्रॉपर्टी जो आपको यूज करनी है, और ये एप्लीकेशन आपका हर सब्जेक्ट में यूज होगा। जैसे लीनियर के कुछ क्वेश्चन आते हैं मैट्रिसेस के बेस पे, जहां कंपोजिशन का कंसेप्ट यूज होता है। इसी टाइप से रियल में अगर मुझे 3 सेट्स को कनेक्ट करना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो उनके बीच में मेरे को कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कैसे यूज करेंगे वो इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, कंपोजिशन का मीनिंग क्या है। तो आप फंक्शन कंपोजिशन इज अ प्रोसेस टू कंबाइन 2 और मोर फंक्शन एंड जनरेट अ न्यू फंक्शन। 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन को बेसिकली आपस में ऑपरेट करना है और उसके बाद एक नया फंक्शन जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, मान लेते हैं कि एफ फंक्शन है विच इज फ्रॉम ए टू बी फंक्शन है, ठीक है, एंड जी फंक्शन है विच इज से सम सेट डी टू सी, ये भी एक फंक्शन है। अब मुझे ए को बी से रिलेट हो गया विद द हेल्प ऑफ एफ। बी के बारे में मैं कुछ जान सकता हूं ए की हेल्प से, ठीक है। इसी टाइप से बी और सी में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो बी और सी को मैंने रिलेट कर दिया जी फंक्शन से। अगर मुझे ए से सी के बारे में जानना है, ठीक है, ए से सी के बारे में जानना है, यानी कि ए और सी में कोई एक रिलेशन फाइंड करना है, तो डेफिनेटली इनको आपस में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे सिंपली एक पाथ की बात करें, मान लो आप यहां अपने घर से दिल्ली के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, तो घर से स्टेशन तक पहुंचने के लिए आप एक मोड यूज कर रहे हैं। कौन सा मोड? इट कैन बी ऑटो, इट कैन बी टैक्सी, इट कैन बी योर व्हीकल, आपकी कार हो सकती है। देन स्टेशन से आप दिल्ली आने में बाय ट्रेन, बाय बस, बाय फ्लाइट कोई भी एक मोड यूज करोगे। तो बेसिकली घर से स्टेशन को कनेक्ट किया आपने एक रूल, वो रूल क्या है? आपका जो पर्सनल व्हीकल है या आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मोड हो गया, एक रूल डिफाइन कर दिया, वो एक फंक्शन है एफ ए टू बी। इसी टाइप से बी से सी जो आपका होम टाउन है, उस स्टेशन से दिल्ली पहुंचने के लिए आपने एक मोड यूज किया। इट कैन बी ट्रेन, इट कैन बी बस, इट कैन बी फ्लाइट। तो ये फ्लाइट है, तो फ्लाइट का एक रूल हो गया, फंक्शन हो गया, कैसे फंक्शनिंग करेगा, तो वो बी से सी आ गया। तो ए से सी पे क्या हुआ, पहले आपने बाई टैक्सी या बाई ऑटो यूज किया, यहां तक पहुंचे किसी तरह, उसके बाद यहां के एलिमेंट को यहां पे यूज किया, तो इस बी और डी में डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं कंपोजिशन डिफाइन करूंगा, जी ऑफ एफ, एफ ए को बी पे लेके जा रहा है, मुझे ए और सी को कनेक्ट करना है, तो एफ ने ए को बी पे पहुंचा दिया। ठीक है, अब जी का काम है बी को कहां लेके जाना है, सी पे। वो तभी ले जा सकता हूं जब मैं एफ ऑफ एक्स अगर डिफाइन करता हूं, या पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, जी को ऑपरेट कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स पे। एक्स कहां से आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इस फंक्शन का डोमेन डेफिनेटली ए होगा।
और इंप्लाइज एफ एक्स कहां चला गया आपका, बी में चला गया, लेकिन इस पे जी ऑपरेट करना है। जी कहां से डिफाइन है, टी से। तो जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन करने के लिए इज डिफाइंड इफ जो बी है वो डी का सबसेट होना चाहिए। डी के अगर बाहर चला गया तो मैं जी ऑपरेट ही नहीं कर सकता, फंक्शन बना ही नहीं सकता। तो पी जब डी का सबसेट है तो ये ए से सी पे फंक्शन बन जाएगा। एफ ए को बी पे ले जाएगा, बी सी को बी के एलिमेंट को कहां ले जाएगा, सी पे। तो दिस इज अ फंक्शन एंड इट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और डेफिनेशन क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, सिंपल सी डेफिनेशन। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, और या पहले इसको वेन डायग्राम से देख लेते हैं। ये ए सेट था, यहां पे डी सेट था, और यहां पे सी सेट था, और इसके बीच में एक बी सेट है। तो ए को एफ की हेल्प से बी पे लेके जा रहे हैं, और डी को जी की हेल्प से सी पे मैप कर रहे हैं, और जी ऑफ एफ यहां पे डिफाइन करना। पहले जी ऑफ एफ, तो पहले एफ ऑपरेट हुआ जो बी पे लेके गया, फिर जी ऑपरेट हुआ बी को कहां ले गया, सी पे। तो ये जी ओ एफ ए टू सी फंक्शन। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एफ और जी दोनों फंक्शन है विच इज द रियल लाइन टू रियल लाइन ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर एंड g of x is equal to e to the power x। ठीक है, अगर मैं g of f of x डिफाइन करता हूं तो क्या आएगा, दिस इज g of fx विच इज, नहीं रिवर्स करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनेगा। तो f of g of x डिफाइन करते हैं विच इज f of gx का मतलब e टू दी पावर x, और f का मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो e टू दी पावर क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों लिखा उसकी एक इंपॉर्टेंस है। देखो यहां ये जो फंक्शन है e टू दी पावर x, अगर इसका e टू दी पावर 2x, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये फंक्शन 1 1 है, तो यहां से FOG जो है वो 1 1 है, बट जो f है इज नॉट 1 1, क्योंकि कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, 1 का इमेज 1 आएगा, -1 का भी इमेज 1 आएगा। तो अगर फंक्शन का कंपोजिशन 1 1 है तो f एक्सटर्नल फंक्शन नीड नॉट बी 1 1। यहां पे g जो है वो 1 1 आ रहा है, डेफिनेटली e टू द पावर x है वो 1 1। क्या ये हमेशा ट्रू होगा, और यही इंफॉर्मेशन एग्जाम में वो यूज कराता है। सब लोगों को ये पता है कि F11 G11 तो FOG 11, ये आप हमेशा प्रूव करते हैं, लेकिन एग्जाम में वो पूछ रहा है कन्वर्स GOF के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, या GOF की इंफॉर्मेशन यूज करके F और G के बारे में क्या बता सकते हैं। इसी टाइप से वो लीनियर अलजेब्रा में आगे जाके पूछता है, AN क्रॉस M मैट्रिक्स है, BM क्रॉस N मैट्रिक्स है, A इंटू B आइडेंटिटी है, तो ए और बी के बारे में बताइए, उनका रैंक नलिटी क्या होगा। तो यहां भी कंपोजिशन यूज करेंगे। अगर हम इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करने चले जाएंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन हैवी है। कैसे करेंगे, जब लीनियर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो अभी इन्हीं इंफॉर्मेशन को मैं ऐड कर लेता हूं प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी, अगर FOG 1 1 फंक्शन है, अज्यूम कर रहे हैं कि FOG हमेशा डिफाइन है, तो ऑलवेज इंप्लाइज जो G फंक्शन होगा इट इज 1 1 फंक्शन। अगर FOG 1 1 फंक्शन है तो G फंक्शन है वो गारंटी है कि 1 1 फंक्शन होगा। एंड, और एंड लिखने की बजाय बट F may और may not be।
ठीक है, मैं ये प्रूफ कर देता हूं, उसका मैं काउंटर एग्जांपल आपको दे चुका हूं। तो हमारे पास मान लेते हैं कि एफ फंक्शन है जो ए से बी पे डिफाइन है, एफ को जी डिफाइन करना है, तो एफ फंक्शन है बी टू सी डिफाइन है और जी फंक्शन है ए टू बी, सिंप्लिसिटी के लिए तभी एफ ओ जी डिफाइन कर सकते हैं। हमें एफ ओ जी ए टू सी डिफाइन हो जाएगा, 1 1 दिया हुआ है, जी को 1 1 वेरीफाई करना है, तो लेट एफ ऑफ x1 एक सॉरी जी को 1 1 प्रूफ करना है, तो अज्यूम करते हैं कि g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2। यहां पे x1 x2 किसके एलिमेंट होंगे, a के कोई भी दो रैंडम एलिमेंट। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हैं तो इन पे f ऑपरेट करने पे भी सेम रहेगा, तो f ऑफ g ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब f ऑफ g इसको कहां ऑपरेट कर रहा हूं, x1 पे, f ऑफ g इसको कहां ऑपरेट कर रहा हूं, x2 पे। f ऑफ g हमें क्या दिया हुआ है, 1 1, और बाय डेफिनेशन ऑफ 1 1 x1 इक्वल टू, क्या प्रूफ हुआ, g के रिस्पेक्ट में अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे, तो इंप्लाइज g क्या हो गया। तो जब कंपोजिशन 1 1 है तो जो इंटरनल फंक्शन है वो हमेशा 1 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं इसी टाइप से, अगर एफ ओ जी ऑन टू फंक्शन हो जाए तो गारंटी है कि जो एक्सटर्नल फंक्शन है एफ इज ऑन टू, बट जी मे और मे नॉट। ठीक है, आप इसका काउंटर एग्जांपल फाइंड करके लाओगे, ये आपका काम है कि एफ ओ जी जो है वो ऑन टू हो लेकिन जी ऑन टू ना हो, इसका एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करके लाना है आपको। ठीक है, कैसे बनाओगे वो आप डिसाइड करना, मैंने पिछला एग्जांपल आपको दे दिया, इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। मान लेते हैं कि एफ फंक्शन कहां से है, सम बी टू सी एंड जी फंक्शन ए टू बी, क्योंकि हमें एफ ओ जी डिफाइन करना है, तो एफ ओ जी डेफिनेटली कहां से डिफाइन होगा, ए टू सी डिफाइन होगा। हमें प्रूफ करना है एफ जो है वो ऑन टू है, तो ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू सी, कोई भी सी का मेंबर पिक करेंगे उसका बी में प्री इमेज मिलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो ऑन टू हो जाएगा। सी अगर सी का एलिमेंट है तो यहां यूज कर रहे हैं, ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, ऑन टू, तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट क्या होगा, एफ ओ जी ऑफ ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, इंप्लाइज एफ ऑफ जी ऑफ ए इज इक्वल टू सी बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन, इंप्लाइज एफ ऑफ सम बी इज इक्वल टू सी, यहां बी क्या होगा, जी ऑफ ए, और जी ए को कहां लेके जा रहा है, बी में, तो क्या इंप्लाई हुआ, फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू सी, for every c belongs to c there exists b which is ga belongs to b such that क्या हो गया, f of b equal to c, तो हर c का प्रीमेज b में मिल रहा है, तो f फंक्शन is on to function। क्लियर, ये प्रोसेस है ऑन टू प्रूफ करना, जी एफ से एफ को ऑन टू। क्लियर, तो यहां पे मेरे पास अभी तक क्या इंफॉर्मेशन आ गई, पहले इंफॉर्मेशन एफ ओ जी, अगर मेरे पास 1 1 फंक्शन है तो डेफिनेटली जो जी होगा इट शुड बी 1 1, एफ के बारे में नहीं पता, एफ ओ जी अगर मेरे पास ऑन टू फंक्शन है तो डेफिनेटली जो एफ होगा इट इज ऑन टू फंक्शन। और अगर मैं एक साथ ये कर दूं कि एफ ओ जी 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो क्या होगा, ये जो इंटरनल फंक्शन है वो हमेशा 1 1, एक्सटर्नल फंक्शन हमेशा ऑन टू, सेम प्रोसेस से प्रूफ कर सकते हैं, तो इंप्लाइज जी इज 1 1 एंड एफ इज ऑन टू फंक्शन।
क्लियर? तो ये चीजें एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकते। जैसे एक एग्जांपल करते हैं इस पे, एफ एंड जी रियल लाइन से रियल लाइन पे फंक्शन दिए हुए हैं। पहले केस में एफ ओ जी, ए ऑप्शन के लिए एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, e टू दी पावर एक्स, और e टू दी पावर एक्स 1 1 होता है, ऑन टू नहीं होता रियल लाइन पे। तो कंक्लूजन क्या हो गया, g शुड बी 1 1। तो फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली ट्रू, अभी जो प्रूफ करके आए उसी से। सेकेंड ऑप्शन एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, एक्स क्यूब, और ये क्या होता है 1 1 एंड ऑन टू। तो यहां से क्या कंक्लूजन होगा, जो इंटरनल फंक्शन है g 1 1 होगा एंड f क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे g 1 1 और यहाँ पे f ऑन टू, और e टू दी पावर x 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो एक्सटर्नल फंक्शन के सॉरी f के 1 1 होने की गारंटी नहीं है। ठीक है, सिर्फ g का 1 1 होना गारंटी है, f का कोई गारंटी। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। अगर मेरे पास f एंड g 1 1 है तो ऑब्वियसली एफ ओ जी इज 1 1 फंक्शन। सिंपल सा प्रूफ है, क्या करना है, एफ मान लेते हैं कहां से है, बी से सी पे डिफाइन है, एंड जी जो है वो ए टू बी डिफाइन है। ठीक है, सच दैट ये भी 1 1 है और ये भी 1 1 है। तो क्या लेते हैं, एफ ओ जी को 1 1 प्रूफ करना है, तो एफ ओ जी कहां से डिफाइन होगा, ए टू सी। तो लेट कोई भी एक x1 x2 बिलोंग्स टू a है सच दैट f ऑफ g ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x2। मान लेते हैं कि दो एलिमेंट का इमेज सेम है, तो डेफिनेटली यहां से बाय डेफिनेशन f ऑफ g ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x2, और f फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है 1 1, तो इंप्लाइज g एट x1 इक्वल टू g एट x2, क्योंकि f क्या है 1 1 और g 1 1 दिया हुआ है, तो x1 इक्वल टू x2, क्योंकि सिंस g इज 1 1। तो इमेजेस सेम इंप्लाइज एलिमेंट सेम, इंप्लाइज f ओ g 1 1। तो अगर दो 1 1 फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन डेफिनेटली 1 1 होगा। क्लियर? इसी टाइप से अगर मेरे पास f एंड g ऑन टू फंक्शंस हैं, f एंड g अगर ऑन टू फंक्शन है तो डायरेक्टली कंपोजिशन f ओ g इज ऑन टू। अज्यूम कर रहे हैं कि f ओ g डिफाइन है या g ओ f डिफाइन है, जो भी डिफाइन होगा वो ऑन टू होगा ही होगा। अगेन f अज्यूम कर लेते हैं b टू c एंड g अज्यूम कर लेते हैं a टू। ठीक है, दोनों क्या दिए हुए हैं, ऑन टू दिए हुए हैं, ये दोनों फंक्शन ऑन टू दिए हुए हैं। तो इंप्लाइज जो f ऑफ g होगा वो कहां से डिफाइन होगा, a टू c फंक्शन होगा। हमें वेरीफाई करना है कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो फॉर एवरी c बिलोंग्स टू c, f फंक्शन ऑन टू है तो देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू b सच दैट f ऑफ b इज इक्वल टू c, सिंस f क्या है, ऑन टू है। और ये किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट है, तो b बिलोंग्स टू b implies there exist g फंक्शन ऑन टू है, तो a बिलोंग्स टू a such that g of a is equal to b since g is on to। और यहां पे बोथ साइड f ऑपरेट कर दो, तो f ऑफ g ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, और f ऑफ b क्या है c, तो implies
एफ ऑफ जी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया। तो क्या प्रूफ हुआ, कोई भी आप मुझे सी बिलोंग्स टू सी दे दीजिए, for every C belongs to C, there exists A belongs to A such that f of G of A equal to C. तो implies f of G is onto function. The composition of two onto function is onto function. Clear? Simple सी statement. तो ओवरऑल यहां पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि अगर f एंड g 1 1 है तो f o g 1 1 प्रोवाइडेड इट इज एग्जिस्ट। इसी टाइप से f एंड g ऑन टू है तो कंपोजिशन f o g ऑन टू, और इसी टाइप से अगर f एंड g बाइजेक्शन है तो इंप्लाइज f o g वो भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन हो जाएगा। क्लियर? और यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर इफ एफ ओ जी बाइजेक्शन है, ठीक है, एफ ओ जी अगर बाइजेक्शन है और अज्यूम करते हैं कि एफ ओ जी कहां से डिफाइन है, ए टू सी डिफाइन है, तो ये 1 1 एंड ऑन टू है, और बाइजेक्शन हम पढ़ चुके हैं, ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट सी के डिस्टिंक्ट पे जाएंगे और सी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की ए में डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस मिलेंगी, तो इंप्लाइज एफ ओ जी इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं जो कहां से मैप होगा, सी से ए पे। ये कैसे डिफाइन होगा, हाँ जी, एफ ओ जी इनवर्स शुड बी इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। रीजन क्या है, देखो अगर ये फंक्शन है तो एफ, अगर मैं जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ ओ जी ऑपरेट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जी क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू जी इनवर्स, ये एफ को एफ इनवर्स पे ऑपरेट कर रहे हैं तो विच इज आइडेंटिटी ऑफ जी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, रिवर्स करेंगे तब भी आइडेंटिटी। तो एफ ओ जी का जो इनवर्स होता है वो होता है जी इनवर्स कंपोजिशन विद एफ इन, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस चीज का यूज कर लेते हैं एक जगह, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ और जी आर से आर पे फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है मेरे को, साइन हाइपरबोलिक एक्स हर एक्स के लिए। तो अब मुझे इस एफ और जी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछिए। अब साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के इक्वल है तो जिसके इक्वल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तो पहले साइन हाइपरबोलिक उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई टू, तो बेसिकली ये है 1/2 टाइम e टू द पावर x प्लस माइनस e टू द पावर माइनस x। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन का एवरेज जो है वो साइन हाइपरबोलिक है। और आप सब लोग e टू द पावर x का ग्राफ आप जानते हैं, ये e टू द पावर x होता है और यहां पे आता है e टू द पावर माइनस x, लेकिन यहां माइनस साइन मल्टीप्लाई है, तो ये जो ग्राफ आएगा आप चेक कर सकते हो, ये आएगा माइनस e टू द पावर माइनस x। जो साइन हाइपरबोलिक है वो इन दोनों का एवरेज लेना है, तो एवरेज वैल्यू ये स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी, तो इनका एवरेज वैल्यू लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी। यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, जीरो पे वैल्यू जीरो होगी और उसके बाद कहां चला जाएगा, इनफिनिटी। दिस इज साइन हाइपरबोलिक एक्स, और वो डेफिनेटली 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्यों है 1 1 ऑन टू, ज्योमेट्रिकली हर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ
वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। तो इंप्लाइज अगर मैं इसको एक फंक्शन मानता हूं और इसको एक मानता हूं तो एफ क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, एंड जीओ एफ क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। और जीओ एफ वन वन है तो इंप्लाइज एफ इज वन वन हो गया। तो इंप्लाइज एफ क्या हो गया, वन वन एंड ऑन टू। अब जी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। एफ वन वन ऑन टू है, कहां से कहां पे डिफाइन है, आर से आर पे डिफाइन है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इंप्लाइज एफ इनवर्स इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। और एफ इनवर्स वन वन ऑन टू है तो इंप्लाइज एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एफ इनवर्स। ये वन वन ऑन टू है, ये भी वन वन ऑन टू है, ये भी वन वन ऑन टू, तो ये वन वन एंड ऑन टू। और अगर मैं ये ऑपरेट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स आइडेंटिटी, एफ ऑफ एफ इनवर्स आइडेंटिटी, तो जी इज वन वन एंड। तो यहां स्टूडेंट यहां तक तो पहुंच जाता है एफ वन वन ऑन टू, लेकिन उसके बाद ये गलती करता है, यहां ये नहीं सोच पाता कि एफ वन वन ऑन टू है तो उसका इनवर्स भी मैं यूज कर लूं। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, अगर ऐसा कुछ भी है यानी कि तीन फंक्शन एफ ओ जी ओ एफ, अगर ये वन वन ऑन टू है तो एफ एंड जी दोनों को वन वन एंड ऑन टू होना होगा। तो ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन ट्रू, सी ऑप्शन ट्रू एंड डी ऑप्शन ऑल्सो। क्लियर है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी आपकी कंपोजिशन में वो फाइंड करवा सकते। ठीक है, इसी टाइप से कंपोजिशन का एप्लीकेशन पूछ सकता है कि कंपोजिशन को हम कैसे यूज करेंगे फंक्शंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं जिस चीज को हम यूज करने वाले हैं आगे। एक मैंने फंक्शन बनाया था एफ जो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तो रियल लाइन था, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। और ये फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, एक फंक्शन और बनाते हैं जो ओपन जीरो वन को मैप करेगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, जी फंक्शन। ठीक है, कैसे डिफाइन होगा ये देखते हैं। मुझे यहां वन वन एंड ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो जीरो को पाई बाय टू पे मैप माइनस पाई बाय टू पे लेके जाना है और वन को पाई बाय टू पे लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, जीरो को यहां पे ले जाओ और इसको यहां पे ले जाओ, यानी कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन। कौन सा पॉइंट, जीरो कोमा माइनस पाई बाय टू, एंड एक पी पॉइंट ले लो और एक क्यू पॉइंट ले लो वन कोमा पाई बाय टू। ये दो पॉइंट पिक कर लिए हमने। ठीक है, इन पॉइंट्स के बेस पे हमको इनको मैप करने के लिए वन वन ऑन टू फंक्शन बनाना है। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन, वाई वन है माइनस पाई बाय टू तो पाई बाय टू इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, तो पाई बाय टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, आ जाएगा। तो यहां से y बन जाएगा, वो बन जाएगा पाई ऑफ एक्स माइनस पाई बाय टू, यानी कि मैं g ऑफ x फंक्शन बना सकता हूं विच इज पाई ऑफ x माइनस पाई बाय टू। आप चेक कर सकते हैं g ऑफ जीरो क्या हो गया, माइनस पाई बाय टू की तरफ जा रहा है। और g एट वन की अगर बात करेंगे वो कहां जा रहा है, यहां पे वन नहीं ले रहे हैं, g एट वन कहां पे मैप होगा, पाई माइनस पाई बाय टू, तो वो पाई बाय टू। और ये जो इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो ये वन वन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है। तो मेरे पास मैं एक जी एक्स बनाया विच इज पाई ऑफ एक्स माइनस पाई बाई, ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया यहां से। क्लियर। अब देखो एफ ओ जी डिफाइन करते हैं। एफ ओ जी कहां डिफाइन होगा, जीरो कोमा वन से आर पे। एफ वन वन ऑन टू है, जी वन वन ऑन टू है, तो ये भी वन वन एंड ऑन टू। तो अगर आपको कहीं ये प्रूफ करना है कि ओपन इंटरवल 0 1 और रियल लाइन सिमिलर हैं, ओपन इंटरवल 0 1 एंड रियल लाइन सिमिलर हैं, तो डेफिनेटली उनके बीच में वन वन ऑन टू फंक्शन बना के दिखाना होगा।
या दे उनका कार्डिनलिटी सेम है, तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वो कैसे शो करना है। एक फंक्शन ये डिफाइन कर दो, इसको शो कर दो कि ये 1 1 ऑन 2 है। एक फंक्शन ये डिफाइन कर लिया, ये वही 1 1 ऑन 2 है। एफ ऑफ जी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू वो क्या है, पाई एक्स माइनस पाई बाई 2। और पाई एक्स माइनस पाई बाई 2 एफ की डेफिनेशन लिख दो, दिस इज tan ऑफ पाई ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2। डेफिनेटली हम ये जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। तो ये एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 1 को पूरे रियल लाइन पे मैप कर रहा है। यानी कि मैं रियल लाइन को 0 1 ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और ओपन इंटरवल 0 1 को पूरे आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये हम कंस्ट्रक्शन करना आना चाहिए कि दो सेट के बीच में 1 1 ऑन 2 फंक्शन कैसे बनाते हैं। और ये पॉसिबल है हर केस में, बट थोड़ी सी मेहनत लगेगी। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां आप खुद नहीं दिखेंगे, तो वहां हम कुछ दूसरे मेथड यूज करेंगे उनको कंपेयर करने के लिए। तो कंपोजिशन बेसिकली क्या यूज हो रहा है, अगर मुझे 3 सेट्स को कनेक्ट करना है, जैसे यहां एक सेट था ए, एक ओपन इंटरवल -π/2 टू π/, एक बी था रियल लाइन और सी था आपके पास 0 1। इन तीनों सेट को आपस में लिंक करना है तो कंपोजिशन का यूज। तो ये कुछ ओवरऑल प्रॉपर्टीज हैं कंपोजिशन के बाद। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नेट जेआरएफ जून 2015। आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक फंक्शन है जो एक्स के एलिमेंट को एक्स पे लेके जा रहा है सच दैट एफ को एफ पे ऑपरेट कर रहे हैं तो एक्स मिल रहा है। तो इसका मतलब उसने क्या दिया, एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज हो गया। और आइडेंटिटी फंक्शन आपके पास 1 1 भी होता है एंड ऑन टू भी होता है। और हम जानते हैं कि एफ ओ जी 1 1 एंड ऑन टू, तो इंप्लाइज प्रूफ करके आए हैं कि जी इज 1 1 एंड एफ इज ऑन टू। यहाँ पे एफ एंड जी दोनों सेम है, तो यहां से क्या कंक्लूजन आ जाएगा, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। एक लाइन का कंसेप्ट। अदरवाइज ढूंढते रहो एग्जांपल, ऐसे बनाते रहो फंक्शन जिसको 2 बार ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आएगा। क्लियर। तो यहां एफ इज 1 1 ऑन 2, ये ऑप्शन प्रूफ। ठीक है, तो कैसे यूज करना है कंपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ट्राई करिए, जितने भी पुराने लेक्चर हैं उसको कवर अप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। फंक्शंस अगर आपको नहीं आते हैं, फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो डेफिनेटली रियल के बारे में सीखना टफ होगा। ठीक है, थैंक यू।